हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौतम कुमार आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2। हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट्स में डिटर्मिनेंट्स किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के एक नंबर को एसोसिएट करता है जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया, और फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स के वैल्यूज को हम कैसे फाइंड करेंगे वहां हमने देखा। पहला प्रॉपर्टी कि अगर डिटर्मिनेंट्स के रो और कॉलम को अगर आपस में अगर इंटरचेंज किया जाए तो उससे डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई डिफरेंस नहीं आता है, यानी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सेम होगा अगर हम उस डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को अगर इंटरचेंज करें तब। एग्जांपल्स में अगर मैंने एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट लिया, अब अगर इसे एक्सपेंड करें तो इसे एक्सपेंड करने के बाद हमने यहाँ पर फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन किया। एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पर इसका रिजल्ट -24। अब हम यहाँ पर रो को अगर कॉलम बना दें और कॉलम को अगर रो, यानी रो और कॉलम में अगर इंटरचेंजिंग करें तो फर्स्ट रो मेरा 235 बिकम्स फर्स्ट कॉलम 235। सिमिलरली 4 to 6 को हमने सेकेंड कॉलम बनाया और थर्ड रो को थर्ड कॉलम, और फर्दर अगर इसे फिर से एक्सपेंशन किया जाए फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में तो इसे एक्सपेंड करने पर इसका रिजल्ट अगेन -24 है। सो -24 दोनों ही टर्म में आना, यानी कि हमारा डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट डैश यानी दोनों ही डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू आपस में इक्वल है, यानी कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सेम होगा अगर हम डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को अगर इंटरचेंज करते हैं तो। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज किया जाए तो उस डिटर्मिनेंट के मैग्नीट्यूड पर कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन उसका साइन चेंज करेगा। इसीलिए सेकेंड प्रॉपर्टी है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम बट साइन चेंजेस इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। सो हमें यहाँ पर फिर से एक एग्जांपल लिए, सेम एग्जांपल, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया जाए तो इसका रिजल्ट -24। अब यहाँ पर हम अगर किसी दो रो को अगर आपस में इंटरचेंज करें, सो हमने यहाँ पर R1 को R2 बनाया एंड R2 4 to 6 को R1 में कन्वर्ट किया, यानी कि रो 1 और रो 2 में अगर इंटरचेंजिंग करें, सो फर्दर अगर इसे एक्सपेंड करें फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में, जैसा एक्सपेंशन यहाँ पर 4 के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर 4 के लिए हमारा सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का ये 4 एलिमेंट्स होगा, 4 एलिमेंट्स। सिमिलरली अगर हम 2 के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो 2 का प्रॉपर साइन माइनस होगा, माइनस साइन, और यहाँ पर एलिमेंट हमारा आएगा 2 1 एंड 5 7। 2 1 5 7 जो हमने यहाँ लिखा, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम पिछले ही वीडियो में कि किस तरीके से एक्सपेंशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 के रेस्पेक्ट में जिसका प्रॉपर साइन पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर हमारा जो 4 एलिमेंट्स सिलेक्ट होगा सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के लिए वो हमारा 2 3 1 3। सो फर्दर अगर इसे सॉल्व किया जाए तो इसका रिजल्ट हमारा +24 आना चाहिए, क्योंकि पिछले वाले टर्म में ये -24 है। अब अगर यहाँ पर अगर सभी को सॉल्व करें तो हमारा ये इस तरीके से +24 आया। तो यहाँ क्लियर समझ रहे हैं हम लोग कि दोनों का मैग्नीट्यूड 24 है, लेकिन इसका साइन चेंज हुआ जब हमने R1 को R2 से इंटरचेंज किया। सो प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड कहता है क्या कि अगर हम किसी दो रो या दो कॉलम को अगर इंटरचेंज करें तो मैग्नीट्यूड सेम बट साइन चेंज करेगा। प्रॉपर्टी हमारा है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रो और या दो कॉलम, एटलीस्ट 2 रो और 2 कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हो तो उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होगा। जस्ट एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर 235 फर्स्ट रो और 235 सेकेंड रो, अगर इसे फर्दर एक्सपेंशन अगर करें तो एक्सपेंशन करने पर, यानी यहाँ पर R1 और R2 को बराबर रखा हमने, इसे एक्सपेंशन अगर करेंगे तो इसका रिजल्ट 0 के बराबर। सो क्यों कोई भी दो रो या दो कॉलम्स अगर आपस में आइडेंटिकल है तो उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट्स को
अगर हम किसी कांस्टेंट वैल्यू k से अगर मल्टीप्लाई करें तो उसका डिटर्मिनांट भी जो होगा वो k से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। यानी कि जो भी उस डिटर्मिनांट का वैल्यू है, अगर उसके उस डिटर्मिनांट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में के सभी एलिमेंट्स में अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो कांस्टेंट पार्ट जो है वो मल्टीप्लाई होगा उसके डिटर्मिनांट के वैल्यू में। जैसा हमने यहाँ पर एक डिटर्मिनांट लिया जिसका रिजल्ट हमारा -24, मैं सभी जगह एक ही एग्जाम्पल को ट्रीट किया हूं। नेक्स्ट अगर हम लोग किसी भी एक रो में अगर मल्टीप्लाई कर दें, जैसा कि मान लेते हैं हम थर्ड रो में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पर ये 1 हमारा 2 बनेगा, 3 7 ये हमारा 6 और 14 में कन्वर्ट होगा। फर्दर अगर फिर से एक्सपेंशन करें फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में और ऐसे हम चाहें तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन किया जा सकता है, जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा। यहाँ पर हमारा R3 को 2 टाइम्स ऑफ R3 किया गया जो हमारा डिटर्मिनांट का वैल्यू था। अब अगर इसे सॉल्व करें तो इसका रिजल्ट अगर 2 टाइम्स अगर R3 है तो ये -24 के जगह पर -48 आना चाहिए। फर्दर अगर इसे सॉल्व करें और सॉल्व करने पर इसका रिजल्ट -48, तो हम कह सकते हैं डिटर्मिनांट डैश जो है वो हमारा 2 टाइम्स ऑफ प्रीवियस डिटर्मिनांट है, और यही ये प्रॉपर्टी है। सिमिलरली अगर किसी भी डिटर्मिनांट के ऑल रोज में अगर मल्टीप्लाई करें, जैसा यहाँ पर ही कि अगर हमने थर्ड रो में 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। सिमिलरली अगर हम सेकेंड रो में और थर्ड रो में भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो तीनों वैल्यू 2 2 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर ये 8 टाइम्स ऑफ प्रीवियस डिटर्मिनांट होता। सो उसके लिए एक प्रॉपर्टीज है, या नोट करके अगर पॉइंट को समझें कि अगर कोई मैट्रिक्स है इन ऑर्डर का, इन ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, और अगर के कोई स्केलर है और अगर हम उस स्केलर से अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और देन उसका अगर डिटर्मिनांट फाइंड किया जाए तो स्केलर से कोई मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई होगा तो उसके ईच रो और कॉलम यानी ऑल एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर प्रत्येक रो से अगर हम कॉमन निकालें के को, सो जो उसका ऑर्डर होगा वो के का पावर बन जाएगा। जैसा यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि अगर हम थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट लें और सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें सभी रो को, तो यहाँ पर ये 8 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट होगा। तो सिमिलरली इसके लिए एक प्रॉपर्टी बता दिया गया कि अगर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट्स को अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें और उसका ऑर्डर अगर इन है, मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर इन है, तो वो के पावर n ऑफ डिटर्मिनेंट के वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। कोई किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई एक रो और कोई एक कॉलम अगर दो टर्म के सम को रिप्रेजेंट करे तो हम उस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हैं, जिसमें पहला टर्म जो होगा डिटर्मिनेंट का वो हमारा पहला टर्म जो डिटर्मिनेंट का होगा वो पहले डिटर्मिनेंट में पाया जाएगा और दूसरा टर्म जो होगा वो दूसरे डिटर्मिनेंट में, और बाद बाकी रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज रहेंगे। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि A1 अल्फा, A2 बीटा और A3 गामा ये हमारा पहला कॉलम इस डिटर्मिनेंट का जो दो टर्म कंटेन कर रहा है। सो या आइदर ये रो में हो सकता है या कॉलम में, या एक से ज्यादा रो या एक से ज्यादा कॉलम में भी दो का टर्म का सम हो सकता है। वहां पर सिर्फ डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू को हम लोग डिटर्मिनेंट के टर्म्स को बढ़ाते जाएंगे, यानी नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट सिर्फ चेंज करेगा। सो यहाँ पर कहता है ये प्रॉपर्टी कि A1 A2 A3 ये हमारे पहले डिटर्मिनेंट में होगा और अल्फा बीटा गामा ये हमारे दूसरे डिटर्मिनेंट में, और रिमेनिंग जो भी वैल्यूज है B1 C1 B2 C2 B3 C3 वो दोनों ही डिटर्मिनेंट में एज इट इज रहेगा। प्रॉपर्टी नंबर 6 कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम का अगर ऑल एलिमेंट्स अगर जीरो है और मान लिया जाए कि हम उसी के रेस्पेक्ट में अगर एक्सपेंशन करें तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर होगा, या किसी भी रो के रेस्पेक्ट में या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन किया जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर आएगा। सो हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज में कि अगर कोई रो या कोई कॉलम का ऑल एलिमेंट्स अगर जीरो है तो उसके वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर होगा। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए कि ऑल एलिमेंट्स अगर जीरो है और अगर हम जीरो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन करें तो ये फर्दर इसका रिजल्ट जीरो के बराबर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 कि अगर
किसी भी डिटर्मिनांट का कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर प्रोपोर्शनल हो तो उस डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 के बराबर होगा। जैसे यहां पर हमने R1 को और R3 को हमने यहां पर प्रोपोर्शनल रखा, तो R1 A B C और यहाँ KA KB KC यानी K कांस्टेंट पार्ट से मल्टीप्लाइड है, जो बता रहा है कि हमारा R1 जो है वो R3 के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर K जो है वो थर्ड रो के सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाइड है, सो इसका रिजल्ट जो होगा आइडेंटिकल रो होने के कारण ABC और ABC R1 और R3 बराबर होगा और आइडेंटिकल रो के कारण उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8, कहा जाता है क्या कि अगर किसी रो या किसी कॉलम में अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और फिर अगर उसे किसी दूसरे रो में या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो उससे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पर कोई चेंजिंग नहीं होता है, यानी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सेम होगा अगर हम किसी रो या किसी कॉलम में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसे ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें अनदर किसी रो या अनदर किसी कॉलम में। जैसा यहाँ पर देखा जाए कि हमने एक डिटर्मिनेंट लिया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब अगर हम R2 में K से मल्टीप्लाई करें और उसके वैल्यू को ऐड कर दें R1 के साथ और उसके वैल्यू को प्लेस करें R1 पर, लिखने का ढंग समझा जाएगा यहाँ पर कि R2 को हमने K से मल्टीप्लाई किया, फर्दर इसे ऐड किया जा रहा है R1 में और सभी रिजल्ट को हम प्लेस कर रहे हैं R1 पर। सो ये टर्म जो होगा वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, यानी R2 को मल्टीप्लाई करेंगे K से तो KA2 KB2 KC2 और वो फर्दर ऐड होगा A1 B1 और C1 के साथ। सो हमारा रिजल्ट A1 प्लस KA2 B1 प्लस KB2 और C1 प्लस KC2। प्रीवियस प्रॉपर्टी के अनुसार हमारा पहला रो जो है वो दो टर्म का सम है, सो ये दो डिटर्मिनेंट के सम में लिखा जाएगा। सो A1 B1 C1 यानी पहला टर्म उस दो टर्म का जो सम है उसका पहला टर्म पहले डिटर्मिनेंट में और दूसरा टर्म KA2 KB2 और KC2 जो कि हमारा दूसरे डिटर्मिनेंट में होगा। चूंकि यहाँ पर सभी K कॉमन था सो हमने यहाँ पर K को कॉमन निकाला। फर्दर A2 B2 C2 यानी कि कहने का मतलब रो फर्स्ट रो और हमारा सेकेंड रो आइडेंटिकल के कारण ये पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 और फर्दर वो अगर K से मल्टीप्लाई हो सो K इंटू 0 0, सो ये वैल्यू हमारा वही प्रीवियस डिटर्मिनेंट जो हमने यहाँ पर डेल्टा माना था। सो ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और मैक्सिमम क्वेश्चंस में यूज होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स हो, कोई मैट्रिक्स ए अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा उसके डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 10 कि अगर ए और बी दो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का तो अगर दोनों के प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट होगा उन दोनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट के ही बराबर होगा, यानी ए और बी के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर। 4.2 पहला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है एक्स वाई जेड हमारा पहला कॉलम, ए बी सी दूसरा कॉलम, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी जिसको 0 के बराबर लाना है करेंगे। सो यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा कि x प्लस ए अगर हम C1 और C2 को जोड़ दें तो हमारा x प्लस ए वाई प्लस बी और z प्लस सी जो कि हमारा थर्ड कॉलम से के सिमिलर हो जाएगा और आइडेंटिकल होने के कारण डिटर्मिनेंट 0। सो यहाँ पर डिटर्मिनेंट जो हम लेफ्ट हैंड साइड से अगर चलें सो यहाँ पर हम लोग C1 को C2 से के साथ ऐड करें और उसके वैल्यू को C1 पर प्लेस करें, यानी C1 प्लस C2 यानी C2 को हमने C1 में ऐड किया और उसके वैल्यू को प्लेस किया जा रहा है C1 पर। सो ये डिटर्मिनेंट हमारा कुछ इस टाइप से होगा। अब फर्दर हमारा C1 और C3 आइडेंटिकल है, सो दो कॉलम आइडेंटिकल रहने के कारण उसका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा और यही इसका राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर फिर से 0 के बराबर लाना है। सो हम लोग यहां पर अगर सभी एलिमेंट्स को आइदर हम लोग C1 C2 C3 कर दें या R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दें,
यानी सभी रो को आपस में जोड़ दें या सभी कॉलम को आपस में जोड़ दें, कोई एक रो या कोई एक कॉलम 0 के बराबर हो जाएगा। सो हम यहाँ पर LHS से अगर चलना शुरू करें और सभी रो को अगर आपस में ऐड करें, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3, और उसके वैल्यू को हम R1 पर प्लेस कर रहे हैं, तो ऐड करने के कारण B और B कैंसिल, C और C कैंसिल और A और A कैंसिल, जो कि हर पार्ट में होगा। सो हमारा ये डिटर्मिनेंट जो होगा उसका पहला रो 0 के बराबर। अब यहाँ पर कोई एक रो का ऑल एलिमेंट्स अगर 0 है, सो उसका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। 3 क्वेश्चन नंबर 3 अगेन 0 लाना है, तो हम आइडेंटिकल करने का कोशिश करें। तो 7 8 9 अगर लेफ्ट हैंड साइड से चलना अगर शुरू करें, तो 7 8 और 9 में अगर 9 मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी कि बिगर वैल्यू को थोड़ा सा रिड्यूस करें, यानी 65 को 9 टाइम्स ऑफ 7 से अगर सब्ट्रैक्ट करें, सो हम यहाँ पर कह सकते हैं C3 में माइनस करेंगे 9 टाइम्स ऑफ C2, और उसके वैल्यू को फिर C3 पर प्लेस करेंगे। सो हमने यहाँ पर कॉलम सेकेंड में 9 से मल्टीप्लाई किया और उसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कॉलम थर्ड से, और उसके रिजल्ट को प्लेस किया जा रहा है कॉलम थर्ड में। सो ये टर्म जो होगा ये 65 माइनस 63 2 के बराबर, 75 माइनस 72 3 के बराबर, और 86 माइनस 81 5 के बराबर। अब यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम थर्ड दोनों कॉलम आइडेंटिकल है, सो इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर भी 0 के बराबर। सो फिर से आइडेंटिकल के बारे में अगर सोचें, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि ये दोनों को अगर प्रोडक्ट करें, तो AB प्लस AC, और अगर इस BC को भी अगर ऐड कर दिया जाए, तो हमारा कॉलम थर्ड आइडेंटिटी सेम वैल्यू का हो सकता है। सो हम यहाँ पर पहले C3 को C2 के साथ ऐड कर रहे हैं। सो LHS से चलना शुरू किए और C3 और C2 को ऐड करके उसके वैल्यू को अगर कॉलम थर्ड पर प्लेस किया जाए, जहां C स्टैंड्स फॉर कॉलम है। नेक्स्ट अगर अगला टर्म अगर देखें, तो यहाँ AB प्लस BC प्लस CA कॉलम थर्ड का ऑल एलिमेंट्स वही है। सो अगर इसे फर्दर अगर कॉमन लिया जाए, सो यहाँ पर हमारा थर्ड कॉलम 1 1 1 के बराबर, जो कि आइडेंटिकल है फर्स्ट कॉलम की। ठीक है, इसके कारण हमारा ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 और 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, जो कि 0 के बराबर होगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर हमें एक डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू को अनदर डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ ये देखें कि यहाँ पर पहला कॉलम जो है वो ABC कंटेन कर रहा है, दूसरा कॉलम हमारा PQR, और तीसरा कॉलम XYZ। और इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी वैसा ही सिमिलर पोजीशन, कि अगर पहले कॉलम को अगर देखें तो ABC कंटेन कर रहा है, सेकेंड कॉलम PQR, और थर्ड कॉलम XYZ। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चलना शुरू करें और सभी रो को अगर आपस में ऐड किया जाए, तो R1 R2 और R3 को अगर ऐड करें, सो वो A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, और X प्लस Y प्लस Z, जो सबका 2 टाइम्स होगा। यहाँ पर 2 हमारा छुटा हुआ है, यानी सभी का 2 टाइम्स, यहाँ पर जितने भी वैल्यू है सभी उसका 2 टाइम्स। और चलिए 2 को अगर हम बाहर अगर निकाल लें, सो 2 टाइम्स ऑफ दिस। फर्दर अगर देखा जाए, सो अब अगर मान लीजिए A प्लस B प्लस C को अगर हम R2 में और R3 में अगर माइनस कर लें, सो C प्लस A से कैंसल आउट होकर माइनस B बचेगा। सो अगला अप्लाइंग कर रहे हैं कि R2 पर हम वैल्यू प्लेस करेंगे R2 माइनस R1 करके, और R3 पर वैल्यू प्लेस करेंगे R3 माइनस R1 करके। सो हमारा फर्दर ये इस टाइप के टर्म में कन्वर्ट होगा। सो यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ होगा, यहाँ पर भी 2 जो छूट गया है। नेक्स्ट हमारा अगला अगर टर्म देखें कि अगर इन दोनों टर्म को अगर आपस में ऐड कर दिया जाए, इन दोनों टर्म को अगर आपस में ऐड करें और उसे सब्ट्रैक्ट कर दें R1 से, यानी R1 में हम ऐड कर देंगे R2 और R3 को, तो इस तरीके से हमारा B और C कैंसल होकर सिंपली A बचेगा। सो यहाँ पर ये टर्म जो हुआ हमारा, ये टर्म हमारा A B और X बचेगा, और ये 2 टाइम्स आउटसाइड मल्टीप्लाइड है। नेक्स्ट हम लोग अगर देखें कि पहले वाले रो का पोजीशन APX, जो कि मैच कर रहा है राइट हैंड साइड से,
लेकिन R2 और R3 में माइनस को हटाना होगा। सो अगर हम R2 से अगर माइनस कॉमन लें और R3 से भी माइनस अगर कॉमन लें प्रॉपर्टी के अनुसार, तो दोनों का माइनस वन अगेन ये +1 होगा, और इस तरीके से हमारा यहाँ पर राइट हैंड साइड ऑब्टेन होगा, जहां पर ये 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स, और यही इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। यहाँ पर 0 के बराबर लाना है और एक डायगोनल एलिमेंट्स जो भी है वो 0 के बराबर। सो इस ऐसा तो कोई प्रॉपर्टी बताया नहीं गया, सो हम लोग यहाँ पर पार्ट बाय पार्ट टर्म को बनाएंगे। अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन देखा वहां पर आइडेंटिकल का पोजीशन दिख रहा था, सो हम लोग इजीली उसको सॉल्व कर रहे थे। अब हमारा विदाउट एक्सपेंशन किए हुए अगर हम टर्म को अगर सॉल्व करें, यानी कि एक्सपेंशन को रिड्यूस करना है, उसके लिए अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के 2 एलिमेंट्स को अगर 0 के बराबर कर लें और थर्ड एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में अगर एक्सपेंशन करें, सो हमारा एक्सपेंशन जो थ्री टर्म का सम होता था वो ओनली 1 टर्म्स का हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से चलना शुरू करें। अब यहाँ पर -a और ये है b, अगर -a और b को अगर किसी एक को 0 करने का अगर कोशिश करें, तो पहले -a को ab बनाने के लिए हम R2 में b से गुना कर लें और R3 में a से गुना कर लें। सो हमारा ये टर्म जो होगा, यानी R2 को हमने b से मल्टीप्लाई किया और R3 को a से, और उसे बैलेंस करने के लिए उतना ab से हम यहाँ पर डिवाइड कर दिए, यानी a से हमने मल्टीप्लाई किया R2 में, b से मल्टीप्लाई किया हमने R2 में, तो हम यहाँ पर b से डिवाइड किए हुए हैं बैलेंस करने के लिए, और R3 में a से मल्टीप्लाई किया गया, उसे बैलेंस करने के लिए हमने a से डिवाइड किया। अब फर्दर -ab और +ab अगर दोनों को अगर आपस में ऐड कर दें, R2 + R3 कर दें, तो हमारा रो 2 का ये एलिमेंट -ab 0 के बराबर हो जाएगा। सो अगर फर्दर अगर देखें तो इस तरीके से हमारा पहला कॉलम का 2 एलिमेंट 0 के बराबर। अब थर्ड के रेस्पेक्ट में अगर एक्सपेंशन करें और इस पोजीशन का जो साइन होगा ये हमारा साइन पॉजिटिव होगा। सो अगर हम AB के रेस्पेक्ट में अगर एक्सपेंशन करें, AB के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन करें, तो हमारा बचा हुआ एलिमेंट्स जो होगा वो ये चारों एलिमेंट्स होगा। यानी यहाँ पर एक्सपेंशन ही किया जा रहा है लेकिन उसके स्टेप्स को कम कर लिया गया। अगर हम 2 एलिमेंट्स को अगर 0 कर लें अगर किसी थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में, तो सो फर्दर अब AB के रेस्पेक्ट में अगर एक्सपेंशन करेंगे तो यही 4 एलिमेंट्स। फर्दर अगर इसे सॉल्व करें, यहाँ पर AB और AB आपस में कैंसल आउट। अब अगर इसे मल्टीप्लाई अगर किया जाए, सो यहाँ पर -ABC और ये -ABC, लेकिन बीच का साइन माइनस रहने के कारण ये साइन प्लस। फर्दर ये दोनों भी आपस में कैंसल आउट और इस टर्म का रिजल्ट 0 आया, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। सो यहाँ पर हमारा कोई आइडेंटिकल रो या आइडेंटिकल कॉलम्स, दो रो आइडेंटिकल, दो रो आइडेंटिकल या 2 रो कॉलम नहीं रहने के बावजूद भी यहाँ पर हमारा डिटर्मिनेंट का रिजल्ट 0 आया, जिसको हमने एक्सपेंशन के हेल्प से ही बनाया, और यही इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अगेन इसी टाइप का एक क्वेश्चन, जहां पर यहाँ क्लियर दिख रहा होगा कि हमारा कॉलम 1 से A को कॉमन लिया जा सकता है, कॉलम सेकेंड से B को, और कॉलम थर्ड से C को कॉमन ले सकते हैं। सो अगर फर्दर अगर सभी से A, B और C कॉमन लें, सो ABC कॉमन, हमारा बचा हुआ टर्म यहाँ हमारा रो से अगर हमने A कॉमन लिया, सो यहाँ पर बचेगा -a, इसमें B और इसमें C। सिमिलरली सेकेंड रो से अगर B को कॉमन लें तो यहाँ पर A -b और C, और थर्ड रो से अगर C को कॉमन लिया जाए तो A, B और -c, या हम सिमिलरली हम कॉलम से भी कॉमन ले सकते थे। फर्दर यहाँ पर अगेन एक कॉमन लिया जा सकता है कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 से। सो अगेन A, B और C को अगर कॉमन लें, सो हमारा रिमेनिंग ये पोर्शन बचेगा। अब यहाँ पर किसी 2 एलिमेंट्स को 0 करके थर्ड वन के रिस्पेक्ट में हम एक्सपेंशन परफॉर्म करेंगे। सो -1 इस 1 और 1 के साथ अगर ऐड हो जाए, यानी R2 को R1 से जोड़ दें और R3 को भी R1 से जोड़ दें, तो R2 और R3 का ये पहले कॉलम का एलिमेंट 0 के बराबर होगा। सो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ABC मल्टीप्लाई होकर A² B² C²
और ये पार्टिकुलर टर्म 1 माइनस 1 0 माइनस 1 1 0 1 1 यहाँ पे 2 और फिर R3 को R1 में जोड़े अगर, यानी R1 को जोड़ा जा रहा है R3 में, सो अगेन फिर 0 2 और 0। अब यहाँ पर -1 के रेस्पेक्ट में अगर एक्सपेंशन करें, -1 के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पर -1 जो एलिमेंट का पोजीशन है वो उसके कारण उसका साइन तो पॉजिटिव होगा। सो -1 के रेस्पेक्ट में अगर एक्सपेंशन करेंगे तो यही एलिमेंट्स। फर्दर अगर इसे सॉल्व करें तो ये टर्म हमारा 0 और ये 2 2 जा 4, लेकिन बीच का साइन माइनस, सो -4 और ये -1 मल्टीप्लाई होकर हमारा ये 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर मिलेगा और यही इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। 8 यहाँ पर फिर से हमारा पहला कॉलम का तीन एलिमेंट्स 1 के बराबर, सो इसे हम लोग दो एलिमेंट्स को अगर 0 बनाए, सो अगेन यहाँ पर R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 किया जाए तो हमारा टर्म जो होगा वो R2 का कॉलम 1 का R2 0 और कॉलम 1 का R3 भी 0 और सब फर्दर कॉलम 2 का ये b माइनस ए, सिमिलरली c माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब 1 के रेस्पेक्ट में अगर एक्सपेंशन अगर करें तो हमारा यही चार एलिमेंट होगा और 1 का जो प्रॉपर पोजीशंस है उसका साइन हमारा प्लस होगा। सो 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन करें तो यहाँ पर हमारा टर्म जो मिला वो हमारा कुछ इस टाइप से। अब फर्दर b माइनस ए और ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं b माइनस ए बी प्लस ए प्रोडक्ट के केस में, और b माइनस ए को अगर कॉमन लिया जाए। सिमिलरली c माइनस ए और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में अगर c माइनस ए को अगर कॉमन ले तो पहले में 1 1 और दूसरे में b प्लस ए और c प्लस ए, फिर से अगर इसे डायगोनली मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारा ये टर्म कुछ इस टाइप से आएगा। अब यहाँ पर a और a आपस में कैंसिल, a और a आपस में कैंसिल, तो हमारा टर्म जो मिला वो b माइनस ए, c माइनस ए और c माइनस b। लेकिन हमारा जो लाने वाला रिजल्ट है वो हमारा दिया हुआ है a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। सो हम यहाँ पर अगर b माइनस ए में माइनस कॉमन लें और c माइनस b में भी माइनस, सो हमारा ये b माइनस सी बचेगा और ये a माइनस बी, और दोनों का माइनस कॉमन जो लिया गया वो पूरे ओवरऑल रिजल्ट को पॉजिटिव कर देगा। सो हमारा यही इसका राइट हैंड साइड है। 8 का सेकेंड सिमिलर क्वेश्चन, बस यहाँ पर 1 1 को रखा गया कॉलम पहले रो पर, फिर से यहाँ पर 1 1 और इसको रखा गया रो 1 पर। सो अगर हम कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 और कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 अगर करें या कॉलम 2 भी कर सकते हैं। सो अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम कुछ ऐसा अप्लाई करें कि C2 माइनस C1 जिसके वैल्यू को C2 पर प्लेस करेंगे और C3 माइनस C1 और उसके वैल्यू को C3 पर, तो हमारा ये कुछ इस टाइप का रिजल्ट आएगा। अब 1 के रेस्पेक्ट में अगर एक्सपेंशन किया जाए सो हमारा रिमेनिंग जो एलिमेंट्स होगा वो ये चार एलिमेंट्स बचेगा और 1 का जो प्रॉपर साइन है वो पॉजिटिव। सो ये पार्टिकुलर टर्म इसके बराबर। अब यहाँ पर b माइनस ए और बी क्यू माइनस ए क्यू में अब यहाँ b माइनस ए और बी क्यू माइनस ए क्यू में अगर b माइनस ए कॉमन लें और c माइनस ए और सी क्यू माइनस ए क्यू में अगर c माइनस ए अगर कॉमन लें, सो हमारा बी क्यू माइनस ए क्यू जो कि हमारा बी क्यू माइनस ए क्यू बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर उसके फैक्टराइजेशन फॉर्मूला के अनुसार। अब अगर इसे हम लोग b माइनस ए और c माइनस ए कॉमन लें तो ये कुछ इस टाइप से टर्म बचेगा। फर्दर अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायगोनली मल्टीप्लाई करके अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा इस टाइप से टर्म आएगा जहां पर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर आपस में कैंसिल। फर्दर सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर जो बचा और ए सी माइनस ए बी, अगर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सी माइनस बी और सी प्लस बी, और ए सी और ए बी में ए को कॉमन लिया जाए तो यहाँ पर सी माइनस बी। अब ये दोनों ही टर्म में c माइनस बी कॉमन है, तो c माइनस बी कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचा c प्लस बी और यहाँ पर a, सो a प्लस बी प्लस सी। अगेन हम b माइनस सी बनाना चाहें अगर c माइनस बी को तो माइनस कॉमन लेंगे और b माइनस ए से भी माइनस कॉमन लेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट का साइन पॉजिटिव होगा और यही हमारा राइट हैंड साइड है। पर 9 x x स्क्वायर y z
यहाँ पर x अगर होता, एक्स वाई जेड होता तो हम इसे कॉमन ले लेते। तो जो भी यहाँ पर मिसिंग है, अगर हम R1 में x से गुना कर दें, R1 में x से गुना कर दें और R2 में y से और R3 में z से, तो हमारा ये टर्म एक्स स्क्वायर एक्स क्यू और एक्स वाई जेड कुछ इस टाइप से मिलेगा, जिससे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, उसको बैलेंस करने के लिए एक्स वाई जेड से डिवाइड किया। अब फर्दर कॉलम थर्ड से के सभी एलिमेंट से हम एक्स वाई जेड कॉमन ले सकते हैं। तो अगेन हमारा फिर से वही सिमिलर टाइप का टर्म आ गया, यानी 1 1 का इन्वॉल्वमेंट। नंबर्स के इन्वॉल्वमेंट वाले टर्म को आसानी से दो एलिमेंट्स को जीरो किया जा सकता है अगर वो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो। सो फर्दर एक्स वाई जेड कैंसिल। अब यहाँ पर R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 को अप्लाई करें, या R3 माइनस R2 भी कर सकते हैं। तो फर्दर हमारा ये टर्म कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा, यानी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई क्यू माइनस एक्स क्यू और 1 माइनस 1 जीरो। सिमिलरली जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड क्यू माइनस एक्स क्यू और जीरो। अब 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन करें और 1 का प्रॉपर साइन पॉजिटिव, तो हमारा यही चार एलिमेंट्स बचेगा, जहां पर हम देख सकते हैं कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में भी वाई माइनस एक्स कॉमन और वाई क्यू माइनस एक्स क्यू में वाई माइनस एक्स कॉमन। और सिमिलरली नेक्स्ट रो में हम लोग जेड माइनस एक्स को कॉमन ले सकते हैं। तो रिमाइंडर पोर्शन जो बचा, वो पोर्शन को हमने यहाँ पर लिखा। अब डायगोनली मल्टीप्लाई करके अगर सब्ट्रैक्ट करें, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, डायगोनली मल्टीप्लाई किया और उस दोनों प्रोडक्ट को हमने यहाँ पर डिफरेंस किया। अब फर्दर अगर यहाँ देखा जाए, तो हमारा यहाँ पे टर्म, बहुत सारा टर्म कैंसिल होगा, जैसे एक्स स्क्वायर वाई से कैंसिल। नेक्स्ट हमारा एक्स स्क्वायर जेड का टर्म एक्स स्क्वायर जेड के टर्म से कैंसिल। यानी फर्दर अगर इसको कॉमन पार्ट को अगर कैंसिल करें, सिर्फ एक्स वाई जेड को हम लोग रिमेनिंग रखे रहेंगे, यानी एक्स वाई जेड में कोई चेंजिंग हम लोग नहीं करेंगे प्रॉपर रिजल्ट लाने के लिए। सो अब अगला अगर टर्म देखा जाए, तो जो भी पोर्शंस बचा, इस पूरे पोर्शंस में हम जेड को कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर जो पार्टिकुलर टर्म है वहां से अगर y कॉमन लें, सो हमारा z कॉमन लेने के बाद वाई जेड एक्स वाई प्लस जेड एक्स और वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। फर्दर अगर इन दोनों को कॉमन लें तो z माइनस वाई बचेगा। अब इसे अगर अरेंज करें, यानी y माइनस एक्स को x माइनस वाई और z माइनस वाई को y माइनस जेड बनाने के लिए दोनों ही फैक्टर से हम -1 कॉमन लेंगे, और जो कि ओवरऑल रिजल्ट प्लस बनेगा। और फर्दर अगर इसे अगर लिखा जाए, तो यही हमारा राइट हैंड साइड है। यहाँ क्लियर दिख रहा होगा कि R1 R2 R3 को जोड़ दें, या C1 C2 C3 को जोड़ दें, दोनों तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। हमने यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 किया और उसके वैल्यू को R1 पर प्लेस करेंगे। सो अब 5x प्लस 4, अब 5x प्लस 4 सभी रो में सभी एलिमेंट्स में कॉमन है। सो अगर 5x प्लस 4 को अगर कॉमन लें, जो कि हम लोग को रिजल्ट के पार्ट से दिख भी रहा था कि एक फैक्टर तो 5x प्लस 4 होना चाहिए। सो 1 1 1, अगेन हम दो एलिमेंट्स को अगर जीरो करें, यानी C2 माइनस C1 और C3 माइनस C2 या C3 माइनस C1, दोनों में कुछ भी अप्लाई करें, सो इसको सॉल्व करने पर कुछ इस टाइप का टर्म आएगा। अब 1 के रेस्पेक्ट में अगर एक्सपेंशन करेंगे तो यही पार्टिकुलर चार एलिमेंट्स, और फर्दर अगर इसे डायगोनली मल्टीप्लाई किया जाए तो एक माइनस एक्स प्लस 4 यानी 4 माइनस एक्स, और ये भी 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड होगा 5x प्लस 4 से, और यही इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। करें R1 R2 R3 को जोड़ें और सिमिलर 3y प्लस के को अगर कॉमन लें, और फिर से अगर उसी तरीके से अप्लाई किया जाए, तो इसका रिजल्ट भी सेम आएगा, यानी 10 के फर्स्ट जैसा ही 10 का सेकेंड है, और यही इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर हमें a प्लस बी प्लस सी जैसा फैक्टर लाना है। तो 2b और 2c को अगर हम ऐड कर दें R1 में, यानी R1 R2 और R3 को अगर ऐड किया जाए, तो हमारा कुछ इस टाइप का रिजल्ट आएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी हमारा पहला रो बनेगा, यानी पहला रो में सभी a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी को अगर फर्दर कॉमन लें, तो अगेन वो 1 1 के जैसा, सभी रो 1 1 जैसा, और नंबर मिल जाने के बाद यहाँ से हम लोग को दो एलिमेंट्स जीरो करना इजी होता है। सो फिर से हम लोग C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1 करें और उसके वैल्यू को C2 और C3 पर प्लेस करें। तो फिर से ऐसा टर्म, अब 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन करेंगे, तो फिर से हमारा माइनस बी माइनस सी माइनस से
और ये भी वही सेम टर्म, दोनों में माइनस अगर कॉमन लें तो a प्लस बी प्लस सी, सिमिलर टर्म मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और पहले से भी a प्लस बी प्लस सी है, सो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और यही इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। फिर से सिमिलर क्वेश्चन, यहाँ पर अगर C1 C2 और C3 करें तो हमारा कॉलम 1 जो बचेगा वो 2x प्लस 2y प्लस 2z होगा, जहां पर फर्दर अगर इन तीनों को अगर कॉमन लिया जाए तो फिर से हमारा कॉलम 1 का ऑल एलिमेंट्स नंबर 1 जैसा, यहाँ पर दो एलिमेंट्स को जीरो करेंगे R2 माइनस R1 और वैल्यू को R2 पर प्लेस करेंगे, और R3 माइनस R1 और वैल्यू को R3 पर हमने प्लेस किया, यहाँ पर R3 माइनस R2 भी किया जा सकता है। फर्दर अगर इसे सॉल्व करें तो फिर से 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन होकर हमारा ये टर्म x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड आपस में मल्टीप्लाई होकर ये हमें x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और ये x प्लस वाई प्लस जेड से मल्टीप्लाई होकर इसका पावर 3 होगा, और ये ही इसका राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 12 फिर से सिमिलर क्वेश्चन, फिर से हम चाहें तो यहाँ पर कॉलम, तीनों कॉलम्स को जोड़ दें या तीनों रो को जोड़ दें, तो हमने यहाँ पर तीनों कॉलम को ऐड किया, तीनों कॉलम को अगर ऐड करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सभी में से उसको अगर कॉमन लिया जाए तो अगेन हमारा नंबर, अब इस 1 और 1 को अगर जीरो करें, यानी नंबर्स को जीरो करना कुछ इजी टास्क है थोड़ा सा। अब यहाँ पर सभी 1 को अगर जीरो करें R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 करके, तो फर्दर जो हमारा बचेगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 माइनस एक्स कॉमन हो सकता है, यहाँ x अगर कॉमन ले लें तो अगेन 1 माइनस एक्स कॉमन हो सकता है, यहाँ माइनस एक्स अगर कॉमन ले लें तो 1 माइनस एक्स कॉमन हो सकता है, और ये तो फैक्टर हो जाएगा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। सो फर्दर 1 माइनस एक्स को अगर कॉमन ले, 1 माइनस एक्स को अगर कॉमन ले पहले रो से और दूसरे रो से तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार कॉमन लिया गया, तो यहाँ पर 1 एक्स माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स फिर से डायगोनली मल्टीप्लाई करके अगर सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस एक्स और एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने के कारण प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का दो फैक्टर, तो दोनों ही दो फैक्टर अगर है तो उसका होल पावर 2 हो जाएगा। अब 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो कि ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले जैसा दिख रहा है, यानी 1 माइनस एक्स क्यू जो बनेगा और उसका होल स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 13, यहाँ पर फिर से इस टाइप का एक टर्म लाना है। इसके लिए अगर मान लीजिए कि R3 को R3 में अगर हम B से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करें, और सिमिलरली R2 में अगर हम R2 में सब्ट्रैक्ट कर दें R3 में A मल्टीप्लाई करके, सो हमारा इस टाइप का टर्म एक जीरो मिलेगा, यानी एट ए टाइम एक जीरो मिला, और बाद बाकी वाले टर्म में यानी कि सभी में वैसा ही कैलकुलेशन करें जैसे 2AB, और इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अगर B से तो ये हमारा जीरो होगा। अब अगर R3 वाले में देखें अगर B से मल्टीप्लाई करें और उसको माइनस 2B में अगर ऐड करें तो हमारा ये माइनस बी ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू, जिसमें से माइनस बी को हम कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस बी को कॉमन लिया जाए तो R1 में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और सिमिलरली R2 में भी। सो हमारा ये कुछ इस टाइप का टर्म बचेगा, लेकिन हमें दो एलिमेंट्स चाहिए जीरो किसी भी कॉलम या किसी भी रो में, तो आइदर 1 के हेल्प से माइनस बी को जीरो कर लें या 2b को जीरो कर लें। तो हम यहाँ पर मैंने यहाँ पे 2b को जीरो किया, सो R1 में 2b मल्टीप्लाई करके R3 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो फर्दर हमारा ये इस टाइप का टर्म मिला। फर्दर जो 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ पर ये पार्टिकुलर चार टर्म बचेगा, 1a माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फर्दर इसे डायगोनली मल्टीप्लाई करके अगर सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस ए स्क्वायर और 2a स्क्वायर जो कि बन जाएगा प्लस ए स्क्वायर, और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 2 और पावर 1, सो इसका पावर 3, और यही इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर इस टाइप का टर्म, लेकिन लाने वाला रिजल्ट है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो हम पूरे रो या पूरे कॉलम में अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का इन्वॉल्वमेंट लाना चाहें तो उसके लिए अगर हम पहले वाले रो में अगर हम लोग अगर ए से मल्टीप्लाई करें, तो ए से अगर मल्टीप्लाई किया जाए, या हम कॉलम में भी कर सकते थे,
तो a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, ये ए बी ए स्क्वायर बी बनेगा, ए सी ए स्क्वायर सी बनेगा। सिमिलरली R2 में b से और R3 में यहाँ पर c से मल्टीप्लाई किए और उसको बैलेंस करने के लिए a b c से डिवाइड किया गया। अब फर्दर R1 में R1 R2 R3 में हमने a b c से मल्टीप्लाई किया और अगर उसे C1 C2 और C3 से अगर कॉमन ले लें a b c को, तो हमारा ये टर्म a b c और a b c कैंसल आउट, जिससे हमें ये फायदा हुआ कि हमारा अब हर टर्म a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और 1 के टर्म में है। सो अगर हम लोग फर्दर अगर R1 R2 और R3 को अगर ऐड करें तो यहाँ पर हमारा पहला रो जो है वो आइडेंटिकल है और आइडेंटिकल टर्म को अगर हम कॉमन लें, यानी ऑल एलिमेंट्स को अगर कॉमन लिया जाए, सो हमारा अगेन 1 1 1 और यहाँ के बाद हम लोग फिर C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1 अगर करें तो फर्दर ये हमारा कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा। अब 1 के रिस्पेक्ट में अगर एक्सपेंशन करेंगे तो 1 0 और 0 1 हमारा बचेगा। तो अगर इसे फर्दर अगर सॉल्व करें, डायगोनली मल्टीप्लाई करके अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 1 माइनस 0 यानी सिंपली 1। सो बचा हुआ जो टर्म है वही इस टर्म का रिजल्ट होगा और यही इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का और के ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो जैसा हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जिस ऑर्डर का होगा डिटरमिन मैट्रिक्स वो के का पावर बनेगा। सो के का पावर 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही इसका ऑप्शन होना चाहिए, सी नंबर ऑप्शन। यहाँ पर हमने लिखा कि चूंकि हम जानते हैं कि n बाई n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है और k कोई स्केलर है, सो k जो होगा वो k टू दी पावर k a का डिटर्मिनेंट k टू दी पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर। सो यहाँ पर ऑर्डर को सिर्फ जानना है हमको है कि ऑर्डर अगर इसका 3 है, सो यहाँ पर k का पावर 3 होगा। तो हमारा राइट हैंड मींस इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, नॉट, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए था, सो ए और बी इनकरेक्ट है। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये राइट आंसर। स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और डिटर्मिनेंट एक नंबर है, सो हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखे कि डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट। मोस्ट प्रोबेबली जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।